नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल यानी कि मेरे YouTube चैनल पे आपने अभी तक यूजीसी नेट ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं। हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज किए हैं, कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, कुछ हमने शॉर्ट वीडियोस भी इसके अंदर डाले हैं। तो अब इस चैनल पर हमने क्या डिसाइड किया है, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। फ्री क्रैश कोर्स ये रहेगा और ये क्रैश कोर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के अंदर हम यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और आज यानी कि 1 नवंबर से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। ये फ्री है और इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एक क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। यूट्यूब पे ये रहेगा और कोशिश करेंगे हम डेली या हर एक 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पर रात को 9 बजे, ये ध्यान रखना, आपको 9 बजे रात को आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके जितने भी लिंक्स वगैरह हैं वो सब टेलीग्राम पे शेयर होंगे। आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लिंक सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे और आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी, हम पहला एपिसोड यानी कि पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ये एक फ्री क्रैश कोर्स है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए ये कोर्स बनाया गया है। डेट्स आ गई हैं यूजीसी की और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाएगा जल्दी से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं, आए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं इस पार्ट के अंदर, इस एपिसोड के अंदर और इस पूरी सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 1 और कमिंग सेशंस के अंदर पार्ट 2 या पार्ट 3 या मे बी पार्ट 4 भी आएगा। तो स्टे ट्यून रहिएगा आप सक्सेसिव पार्ट्स के लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सोशल लिंक्स हैं और सोशल लिंक्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। आप में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस एनिमेशन के थ्रू हम बनाते हैं। जो जटिल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़े से हार्ड कॉन्सेप्ट जो होते हैं, उसको हम इजी करने की कोशिश के अंदर करते हैं। फन वे के अंदर हम पढ़ाते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं। बाकी ये जो है हमारा टेलीग्राम हैंडल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लास्ट में भी इसके बारे में बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमेशा हमारा रहा है अभी तक का ट्रेंड, हमने जब एमसीक्यूज किया है तो उसमें हमने क्या किया है, एमसीक्यू स्क्रीन पे आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। 20 सेकंड का एक टाइमर चलता है और उस टाइमर के अंदर आपको जवाब देना होता है और उसके बाद जो है सही आंसर आपको बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और चलिए स्टार्ट करते हैं और वही फॉर्मेट जो है यहाँ पर रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन जो है वो आ गया है सामने और ये क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पर आपको टाइमर मिल रहा है, इस जगह आपको टाइमर देखने को मिलेगा, तो इसका आप ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनेडियन साइंटिस्ट मॉडिफाइड डेविस पेनीप्लेन एंड इंट्रोड्यूस्ड पेन प्लेन। ठीक है, यानी कि डेविस का जो पेनीप्लेन है उसको तो उसने मॉडिफाई करके एक नया कंसेप्ट दिया पेन प्लेन, और टाइम स्टार्ट होता है अब। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। 20 सेकंड का समय आपके पास है और ये समय इसलिए दिया गया है ताकि आप भी आराम से इसको पढ़ लें और दे पाएं। पेन प्लेन, पेन प्लेन आते ही क्लिक होना चाहिए। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर होगा सी एच, क्रिकमे। क्रिकमे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। यहां पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्रिकमे ने क्या किया है 1933 के अंदर, ठीक है, डेविस का जो पेनी प्लेन कंसेप्ट था उसको चेंज करके एक पेन प्लेन दिया है और पेन प्लेन जो है वो पेनी प्लेन का ही ये एक पार्ट बता रहे हैं। इसमें आपको चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जो पेन प्लेन जो क्रिकमे बात कर रहे हैं वो बहुत सारे फ्लड प्लेन्स को मिला के बनता है। कोलेसेंस ऑफ फ्लड प्लेन्स से बनने वाला जो एक लैंडफॉर्म है उसको हम फ्लड पेन प्लेन कहते हैं। तो ये फ्लड प्लेन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला कीवर्ड है। डेट आपको कई बार पूछी जा सकती है, 1933 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्रिकमे ने दिया है इसको। ये बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, मान लो जैसे ये एक माउंटेन हो गया, ठीक है, ये इसके बाद ये प्लेन एरिया आ गया और प्लेन एरिया के बाद जो ये लास्ट में फ्लैट रोलिंग सरफेस होती है, बिल्कुल जहां पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रिवर को नहीं होता है, ये रिवर यहाँ से चलना शुरू हुई, ठीक है, ये यहाँ पे वैली वाइडनिंग, वैली डीपनिंग हो रही है, यहाँ पे वैली वाइडनिंग हो रही है और लास्ट में जाके एक लो फीचरलेस प्लेन हमें यहाँ पे इस जगह देखने को मिलता है। इसको अलग अलग जोग्राफर्स ने अलग अलग नाम दिया है, जैसे पैंक ने भी कहा है, किंग ने भी कहा है, डेविस ने भी कहा है, तो क्रिकमे ने इसको जो है वो कहा है पेन प्लेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू WM डेविस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइकिल जो है वो क्या रहेगा। इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने बता ही दिया है। बताइए क्या इसका आंसर होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है और आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी होने वाले स्टेट पीसीएस है वहां पर भी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट ज्योग्राफी तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पीसीएस भी आप दे पाएंगे।
ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर होगा पेनी प्लेन। पेनी प्लेन जो है वो डेविस ने दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग जोग्राफर्स ने क्या क्या दिया। देखो ये डेविस साइकिल ऑफ इरोजन यहाँ पर है, और यहाँ पे जाके बिल्कुल एंड जो मैंने अभी बात आपको बताया, लो फीचरलेस प्लेन जिसको फ्लैट रोलिंग सरफेस कहा जाता है, बिल्कुल समतल जमीन जो होती है उसको पेनी प्लेन कहा है डेविस ने। उसके बाद पैंक ने भी अपनी थ्योरी दी थी, सेम कुछ इस तरह से मिलती जुलती है। लास्ट में इन्होंने एक जर्मन टर्म यूज किया है, वो है एंड्रम्फ। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने एक और टर्म यूज किया था, प्रायम्फ, PRIMURPF नाम से। ये दो टर्म इन्होंने यूज किए थे, ये सेम चीज है। और उसके बाद LC किंग ने इन्होंने लास्ट में इसको पेडी प्लेन कहा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेडी प्लेन को डेविस मान लेते हैं, तो पेडी प्लेन जो है वो आपका किंग का है। यहाँ पे आप देखो ये किंग का है, और जो डेविस का जो है वो आपका पेनी प्लेन कहलाएगा। ये बात को ध्यान रखनी है। और पेन प्लेन किसका कहलाएगा, ये हमने अभी देख ही लिया है कि पेन प्लेन जो है वो CH क्रिक में का है। ठीक है, ईयर भी ध्यान रखें 1933, और एक और वर्ड ध्यान रखें, फ्लड प्लेन्स को मिला के बनने वाला जो फीचर है वो आपका कहलाएगा पेन प्लेन। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन से देखो कितने सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। डेविस का आपको ध्यान रखना है, डेविस का हो गया पेनी प्लेन, पैंक का हो गया एंड्रम्फ, और किंग का हो गया पेडी प्लेन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आता है और आप लोग इसको गलत कर जाते हैं। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ईस्टर माइक्रोप्लेट जो है वो किसके बीच में पाई जाती है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए ईस्टर माइक्रोप्लेट ये किन दो प्लेट के बीच में पाई जाती है? ABCD, क्या होगा आंसर? और समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर होगा पैसिफिक एंड नाज़का प्लेट के बीच में पाई जाने वाली जो प्लेट है ये कहलाती है ईस्टर माइक्रो प्लेट। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर देखा ही है गाइस कि प्लेट टेक्टोनिक्स कहती है कि पूरे वर्ल्ड जो है वो कितने 15 मेजर प्लेट्स में है ना, नहीं 7 मेजर प्लेट्स के अंदर हैं और 15 माइनर प्लेट्स के अंदर हैं। ये हमने देखा था। कई बार क्वेश्चन इस तरह से ये मैप बेस्ड आता है। ठीक है, कि प्लेट की लोकेशन, प्लेट की मूवमेंट, या प्लेट कौन से दो प्लेट के बीच में है, ये आपसे पूछता है। स्टेट पीसेस के अंदर भी आता है, यूजीसी नेट के अंदर भी आता है। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ पैसिफिक एंड नाज़का प्लेट के बीच में। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी नाज़का प्लेट। ठीक है, जिसका मूवमेंट इस तरफ है, ये ईस्टवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई जिसका ये वेस्टवर्ड मूवमेंट है। और यहाँ पे हमारी क्या बनती है? यहाँ पे हमारी एंडीज माउंटेन चेन बनती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखो ये पैसिफिक प्लेट है और ये नाज़का प्लेट है। इन दोनों के बीच में छोटी सी जो प्लेट है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है वो ईस्टर प्लेट है। मैं सारी चीज़ें हटाता हूँ ताकि आपको दिखे, ये ईस्टर माइक्रो प्लेट है। तो ये पैसिफिक प्लेट और नाज़का प्लेट के बीच में पाई जा रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। हमने देखा था, तो ये मैप में भी दिख गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैप में चीज़ें दिखने के बाद ये विजुलाइज करना आसान हो जाता है और फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली नॉट एन एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ABCD। ऑप्शंस आप ही को पढ़ने हैं, ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगा। नॉट का ध्यान रखें। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और इसमें ये पूछा गया था कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जो बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, 1912 के अंदर, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो वो कौन से इनमें से नहीं है, वो एविडेंसेस में आपको बताना है कौन से नहीं है। तो देखो ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज बताया था उन्होंने, अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का, ये हमने देखा था। जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जिक्सॉ फिट या जिक्सॉ पजल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट्स की बात कही गई थी कि टिलाइट डिपॉजिट जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, खासकर गोंडवाना लैंड के जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे उसके अंदर जितने भी थे, चाहे वो अंटार्कटिका हो गया, चाहे साउथ अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, वहाँ पे इस तरह से टिलाइट डिपॉजिट्स या मिजोसॉरस के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज ऑफ माउंटेन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये भी हमने देखा था। कैनेडियन एंड हर्सिनियन माउंटेन्स जो है इसकी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। दूसरा बोलता है प्रेजेंस ऑफ, लास्ट जो है, प्रेजेंस ऑफ अटलांटिक ओशन बिटवीन अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड यूरेशिया। तो यही जो है वो गलत है, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ये कोई प्रूफ नहीं था, और ये तो बेसिकली क्या हुआ था, एक आउटकम था। और एक तरीके से आप देखोगे इस तरह से ये हमारा पैंजिया था। ठीक है, मान लो ये अगर पैंजिया था, ये टूटा था दो पार्ट के अंदर, ये लॉरेशिया था, ये हमारा गोंडवाना लैंड था। ये जो लॉरेशिया जब पीछे की तरफ गया था ना,
पीछे की तरफ गया था, तो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका और यहाँ से साउथ अमेरिका अलग अलग पेस में चल रहे थे, अलग अलग पेस में चलने की वजह ड्रिफ्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से एक एस शेप ऑफ हमें क्या मिला, एस शेप ऑफ हमें ओशन मिला, जिसको हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। इसको वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, तो ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका इस तरह से वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट कर रहे थे, और वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट करने का कारण क्या था, टाइडल फोर्स ऑफ मून था, ठीक है। और जो नॉर्थ इक्वेटोरियल मूवमेंट हो रहा था उसका कॉन्टिनेंट्स का, उसमें क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स और बायंसी फोर्स का डिफरेंसेस हमने देखा था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वो कोर्स के अंदर, हमने जो कोर्स चला रखा है ये यूजीसी नेट ज्योग्राफी का, ठीक है, तो आपको बहुत इजीली आप कर जाएंगे। तो ये दो इस तरह से वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहे थे, और इसका जो जो ड्रिफ्ट का मूवमेंट था, जो स्पीड थी, वो अलग अलग थी, जिसकी वजह से एक एस शेप्ड हमें देखने को मिलता है, और ये अटलांटिक है। यानी कि ये कोई प्रूफ नहीं था, ये तो बेसिकली एक आउटकम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। अपनी थ्योरी को उन्होंने इससे सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। यहां पर वही चीज बता रखी है, देखो ये पैंजिया हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये दोनों अलग अलग पेस से चल रहे थे, और ये फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका आ गया, इधर यूरोप आ गया, इधर अफ्रीका आ गया, और ये एक एस शेप हमें कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल गया, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट मैच क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, व्हाट इज द इनकरेक्ट मैच, बताइए। और आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, ये कोड यहाँ पे दे रखा है, ABCD या नन ऑफ दिस। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट आपको बताना है। देखो, ओशनिक ओशनिक जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स भिड़ती हैं तो ट्रेंच बनती है, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल और ओशन बनती है तो आइलैंड आर्क बनता है, नहीं बनता है। और जब कॉन्टिनेंट जब भिड़ते हैं तो यूराल माउंटेन्स, फोर्ड माउंटेन्स, यूराल्स हो गए, या आपके एल्प्स हो गए, या आपके हिमालयाज हो गए, ठीक है। ये तीनों जो हैं इसके एग्जाम्पल होंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन के, ठीक है। ओशनिक ओशिनियन के ट्रेंच हो सकते हैं, मार्जिनल सी इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। आइलैंड आर्क इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये बेसिकली यहां अप्लाई करती है, फर्स्ट पे करती है ओशनिक ओशिनिक में। कॉन्टिनेंटल और ओशनिक का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रॉकीज एंड एंडीज, ठीक है। पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट, या नास्का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट, ये आप देख सकते हैं। इसलिए जो इसमें से इनकरेक्ट मैच हमें देखने को मिलता है वो ये वाला है, ये इनकरेक्ट मैच है। आइलैंड आर्क जो है कभी भी कॉन्टिनेंटल ओशन से नहीं बनती है, आइलैंड आर्क हमेशा ओशनिक ओशनिक के कोलिजन से देखने को मिलती है। जापान आइलैंड जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो चलते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ पोल्स, ठीक है। फ्लाइट ऑफ पोल्स क्या करेक्टली डिस्क्राइब करता है आपको बताना है। फ्लाइट ऑफ पोल्स क्या डिस्क्राइब करता है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये टर्म जो है ये काफी फेमिलियर टर्म है, कई बार आया हुआ टर्म है, फ्लाइट ऑफ पोल्स, या फ्लाइट फ्रॉम पोल्स भी कई बार आपने देखा होगा कोई रेफरेंस नहीं दिया किसी थ्योरी का, आपको ही डिसाइड करना है कौन सी थ्योरी से टर्म उठाया गया है। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम पोल्स, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। फ्लाइट फ्रॉम पोल्स या फ्लाइट ऑफ पोल्स मतलब ये था कि ये बेसिकली टर्म उठाया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, CDT ऑफ एल्फ्रेड वैगनर, ठीक है, 1912। तो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये एक तरीके से यहाँ पर ये हमारी अर्थ है और एक सुपर कॉन्टिनेंट इस तरह से पैंजिया था, जब ये टूटा लोरेशिया गोंडवाना लैंड के अंदर, तो कॉन्टिनेंट्स का इक्वेटरवर्ड मूवमेंट हुआ और वेस्टवर्ड मूवमेंट भी हुआ। तो उन्होंने अपनी ओरिजिनल प्लेस जो ये पोल्स थी इसको छोड़ दिया, और ये अपनी पोल्स से छोड़ के वेस्टवर्ड और इक्वेटरवर्ड आए थे। तो इसी टर्म को उन्होंने यूज किया है, ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द पोल्स इज नोन एज फ्लाइट फ्रॉम पोल्स या फ्लाइट फ्रॉम पोल्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये डायग्राम यहाँ पे समझा रखा है, वही वाली बात है, देखो ये हमारा पैंजिया हो गया, फिर ये लोरेशिया गोंडवाना लैंड के अंदर टूटा, और ये जो पोल्स की जगह जो है इसको छोड़ के कॉन्टिनेंट जो है वो आज की जो हमारी पोजीशन पे आ गए हैं। कुछ वेस्टवर्ड अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वेस्टवर्ड चले गए, ठीक है, बाकी जो है वो हमारे इक्वेटरवर्ड आ गए। इंडिया ने जो है अपना मूवमेंट इस तरह से नॉर्थवर्ड किया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो ये जब कॉन्टिनेंट्स ने पोल छोड़ दिया और अपनी जगह बदल दी, तो उस टर्म को कहा गया फ्लाइट फ्रॉम पोल्स या फ्लाइट ऑफ पोल्स, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। भर भर के क्वेश्चन अदर्शन रीजनिंग से आते हैं, और अदर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को करने की ट्रिक एकदम से सिंपल सी है। अदर्शन पढ़ो और बीच में लगाओ क्योंकि, उसके बाद रीजन पढ़ो, ठीक है। पहले अदर्शन पढ़ो, उसके बाद उसका, क्योंकि वो अदर्शन एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
उसके बीच में लगा दो आप क्योंकि, और उसके बाद उसका जो है वो रीजन पढ़ो। अगर क्योंकि और उसके पहले वाला जो स्टेटमेंट यानी कि असर्शन और रीजन मैच कर रहे हैं तो आपको काफी सारी पिक्चर क्लियर होने लगती है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। असर्शन का क्वेश्चन है, असर्शन बोलता है कि भाई मिड अटलांटिक रीजेस जो हैं दे आर सिचुएटेड ओवर द राइडिंग आउटफ्लोइंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट। ठीक है, मिड अटलांटिक ओशंस आर सिचुएटेड ओवर द राइडिंग आउटफ्लोइंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट, और रीजन इसका दे रखा है क्योंकि देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ द जियोमैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस। बताइए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लगाओ और बताओ। सही से पढ़ना। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और पहले तो हम देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। मिड अटलांटिक ओशन, मिड अटलांटिक रिजेस जो है ये मौजूद हैं राइडिंग आउटफ्लोइंग थर्मल कन्वेक्टिव करंट के ऊपर। क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। मिड अटलांटिक रिजेस जो है वो इनफ्लो है। हम इसको डायग्राम से देखते हैं, जहां पर भी थर्मल कन्वेक्टिव करंट इस तरह से जुड़ रही है उसके ऊपर जो है ये यहाँ पर मिड अटलांटिक रिजेस है, और यहां से फिर यहां से डाइवर्जेंस होता है। इसके अलावा देयर इज द टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेस, ये बिल्कुल सही है। और इसका हमें प्रूफ कहां से मिला था? ये मिला था हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। ठीक है, हैरी हैस्ट ने 1960 के अंदर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया और उसके अंदर उन्होंने पैलियोमैग्नेटिज्म की बात कही थी, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि 4, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। डायग्राम में देखते हैं, देखो ये हमारा हो गया, ये 2 प्लेट हो गई। ठीक है, ये प्लेट हो गई, लेट सपोज ये हमारी अमेरिकन प्लेट है और ये हमारी यूरेशियन प्लेट है मान लो। ठीक है, और ये नीचे हमारे कन्वेक्टिव करंट चल रही है, एंड आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको कन्वेक्टिव करंट पता होगा। नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। आर्थर होम्स ने 1930 के अंदर एक थ्योरी दी थी, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी। वो ये कह रहे हैं कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है वहां पर एस्थेनोस्फेयर है, और मेंटल कोर बाउंड्री पे एक तरीके की एक करंट नुमा यानी कि एक कह सकते हैं कि मैग्नेटिक रिवर फ्लो कर रही है इस मेंटल कोर बाउंड्री पे। और ये जो है मैग्नेटिक रिवर जो है इस साथ साथ अपने लावा को लेके चलती है, यानी कि लावा को इस तरह से रोटेट करती है सर्कुलर वे के अंदर। और ये इसका कारण क्या है? अर्थ की प्रीमोर्डियल हीट, अर्थ के नीचे अर्थ जब से उत्पन्न हुई है तब से लेकर उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, तो हीट जो है वो डिके हो रही है, और जहां भी कहीं हीट होती है वहां पर करंट्स पैदा होने लगती हैं। तो ये जो गोल गोल ये जो एक तरीके से कन्वेक्टिव करंट चल रही है, ये कारण बन जाती है कॉन्टिनेंट्स या प्लेट टेक्टोनिक्स के ड्रिफ्ट होने का। ठीक है, ये एक थ्योरी थी। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं कि इनफ्लो ऑफ कन्वेक्टिव करंट एंड आउटफ्लो ऑफ कन्वेक्टिव करंट। जब ये सारे कन्वेक्टिव करंट एकत्रित होकर, दोनों तरफ से एकत्रित होकर एक जगह पर जाती हैं तो ये बनाती है ये इनफ्लो। ठीक है, ये हो गया इनफ्लो। और फिर यहां आने के बाद जब ये इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाती है, ये इस तरह से यहाँ पर जो डाइवर्ज हो रही है तो ये बनाती है आउटफ्लो। ठीक है, तो यहां पर आउटफ्लो हो गया। तो देखो मिड अटलांटिक रीजेस जो है वो यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, और यहीं से जो है डाइवर्जेंस हो रहा है, और ये कन्वेक्टिव करंट इस तरह से यहां से डाइवर्ज भी कर रही है। तो मिड अटलांटिक रीजेस जो है वो कहां पर है? वो इनफ्लो के ऊपर है। ये जितने भी कन्वेक्टिव करंट है ना, जहां पे जाके ये एकत्रित हो रही है उसके जस्ट ऊपर मिड अटलांटिक रीजेस है, और फिर यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है जिससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, और यहीं से ही ये कन्वेक्टिव करंट वापस घूम जाती है, और घूमने के बाद ये वापस जाके फिर इस तरह से सबडक्शन जोन में जाके मिल जाती है और ये पूरा सर्किल कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ये जो साइट है ना, ये इनफ्लो की साइट है और ये आउटफ्लो की साइट है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। मिड अटलांटिक रीजन जो है वो इनफ्लो के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तभी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि देयर इज द स्टेटमेंट ये था कि देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस, और ये बिल्कुल सत्य है। ये हमारी मिड ओशनिक रीजेस है, वही चीज यहाँ पे दे रखी है। तो यहां से जब इनफ्लो ऑफ कन्वेक्टिव करंट हो रही है तो ये साथ साथ अपने लावा को ले लेके आ रही है। ठीक है, मैग्मा को ले लेके आ रही है, और यहाँ पे जाके लावा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये लावा यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा हो रहा है, और हर पीरियड के अंदर यानी कि जब से अर्थ इवॉल्व हुई है तब से लेकर अब तक ये साइकिल चल रहा है। तो इस लावा के अंदर कुछ इस तरह की रॉक्स हैं, कुछ बेसाल्टिक रॉक्स हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर सकती हैं। तो जब साइंटिस्ट ने इस मिड ओशनिक रीजस के इस तरफ और इस तरफ रॉक्स का स्टडी करना शुरू किया तो उन रॉक्स के अंदर एक तो नॉर्मल पोलैरिटी में देखने को मिली, यानी कि आज का जो नॉर्थ साउथ है वो देखने को मिला, और एक रिवर्स पोलैरिटी देखने को मिली जो उल्टा नॉर्थ साउथ हो गया। यानी कि मिड ओशनिक रीजस के इस तरफ और इस तरफ जब रॉक्स का एग्जामिनेशन किया गया तो रॉक्स में कभी तो नॉर्मल पोलैरिटी आ रही है, कभी रिवर्स पोलैरिटी आ रही है, कभी नॉर्मल आ रही है, कभी रिवर्स आ रही है। तो ये जो अनोमली है
ठीक है, इससे ये पता पड़ा कि भाई ये जो प्रोसेस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ये तब से चलता आ रहा है जब से अर्थ इवॉल्व हुई है, और अर्थ की पोलैरिटी जो है वो भी चेंज होती रही है। देयर इज अ टेम्पोरल रिवर्सल, जो ये टर्म यूज किया जा रहा है, टेम्पोरल रिवर्सल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेस। तो ये भी बात सत्य है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रही है। यहां पर अगर ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाता है कि भाई Earth's magnetic field have remained permanent throughout its geological history, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। नहीं, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, सही आंसर इसका होगा कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बदलती रही है, और इसका प्रमाण हमें यहाँ पे मिली जो चट्टाने हैं उससे मिला है। ठीक है, हर एज की चट्टानों में कभी नॉर्मल पोलैरिटी है, कभी रिवर्स पोलैरिटी है, कभी नॉर्मल पोलैरिटी है, कभी रिवर्स पोलैरिटी है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल पोलैरिटी मतलब आज का जो नॉर्थ साउथ है, और रिवर्स पोलैरिटी मतलब जब साउथ नॉर्थ हो गया और नॉर्थ साउथ हो गया, इसको हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का इनमें से क्या एग्जांपल है? इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या आंसर होगा इसका? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इनमें से कौन सी है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, नहीं, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। सैन एंड्रियास जो है ये एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, और मिड अटलांटिक रीजेस, यस, ये एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, क्योंकि यहीं पे हमने देखा कि ये जो मिड अटलांटिक रीजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से मैग्मा जो है वो इनफ्लो कर रहा है, और फिर यही जो है इस तरह से पीछे की तरफ भी जा रहा है, और यही जो है थ्योरी में भी सिद्ध किया गया कि जो आउटफ्लो वाला जो मैग्मा है ये प्लेट का मूवमेंट करता है, प्लेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एक प्लेट यहाँ है, ये आप एरो से भी समझ सकते हो, एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है। तो मिड अटलांटिक रीजेस पर इस तरह से ये एक डाइवर्जेंट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है प्लेट्स का, यानी कि प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। कन्वर्जेंट मूवमेंट मतलब जब प्लेट्स जो है सेम डायरेक्शन में आ रही है, और वो बाउंड्री जो कहलाती है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिड अटलांटिक रीजन। और हिमालय जो है वो एक और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है। यूरेशियन प्लेट और हमारी कौन सी हो गई? हिमालयन प्लेट, या इंडियन एंटार्क्टिक और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जब कन्वर्ज करी थी तब हमारे पास ये फोल्ड माउंटेन्स और हिमालय हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये क्लियर होगा, आंसर इसका हो जाएगा मिड अटलांटिक रीजस। क्वेश्चन नंबर 9, अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। अदर्शन रीजनिंग में आपको लगाना पड़ता है क्योंकि बीच में। तो अदर्शन रीजनिंग में अदर्शन कहता है कि हवाई आइलैंड इज अ साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, और कन्वर्जेंट, इसका रीजन है कि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर द साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, समय समाप्त होता है। तो पहले अदर्शन देख लेते हैं क्या ये सही है। हवाई आइलैंड इज अ साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ये बिल्कुल सही बात है। हवाई आइलैंड पे कंटिन्यूसली वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। इसका रीजन दे रखा है, हवाई आइलैंड पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स आर अ साइट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ये बात भी सत्य है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हवाई आइलैंड पे भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हवाई आइलैंड पे जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो होते हैं इंट्रा प्लेट वॉल्केनोस। ठीक है, इंट्रा प्लेट वॉल्केनोस, जिसे वॉल्केनिक हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। वॉल्केनिक हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। वॉल्केनिक हॉटस्पॉट वो होते हैं जहां पर कोई प्लेट मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए 2। दोनों सही है, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये एक मैप दे रखा है। पहली बात तो इंटरप्रेट वॉल्केनोस का, तो ये क्या होता है, ये वॉल्केनिक हॉटस्पॉट क्या होता है? वॉल्केनिक हॉटस्पॉट के अंदर क्या होता है, कोई भी एक प्लेट होती है इस तरह से। यहाँ पे आप देखो, हवाईन जो ये आइलैंड है, ये जो हवाईन आइलैंड है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक वॉल्केनिक प्लूम चल रहा है, राइजिंग मैग्मा का एक प्लूम चल रहा है। यानी कि इस हवाईन वॉल्केनिक आइलैंड के नीचे अपने आप जो है मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, अपने आप मैग्मा ऊपर की तरफ उठ रहा है, एंड इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव करंट जो हमने अभी देखा था। ठीक है, तो इस तरह से राइजिंग प्लूम ऑफ मैग्मा हमें देखने को मिलता है वॉल्केनिक आइलैंड्स के नीचे। और ये जो मैग्मा है फिर अपनी जगह बनाता है इस तरह से, इन दरारों के बीच में से ये बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से बाहर आता है। इसलिए आप देखोगे कि हवाई के अंदर जो भी वॉल्केनोज हो रहे हैं वो
ऑल्दो सेंट्रली इरप्टेड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉइज नहीं करते हैं क्योंकि ये इस तरह से क्रैक्स एंड फिशर से बाहर आ रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे तो कोई प्लेट बाउंड्री भी नहीं है, फिर भी ये क्यों आ रहा है? तो इसका आंसर है ये एक इंट्रा प्लेट वॉल्केनो है। प्लेट के जस्ट नीचे एक राइजिंग प्लूम ऑफ मैग्मा जो है वो चल रहा है, और जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये प्लेट का मूवमेंट होता है इस तरफ, प्लेट का मूवमेंट तो कॉन्टिन्यूस हो ही रहा है, तो जैसे जैसे प्लेट का मूवमेंट होता है तो पुराना वॉल्केनो जो है वो बंद हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा। ठीक है, ये पुराना वाला जो है, ये मतलब ये जो चीज, ये वाला वॉल्केनो जो था, ये कहीं यहाँ था। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ इस तरह से, ये तीन वॉल्केनो थे, तो ये इस तरफ था। जब प्लेट का मूवमेंट इस तरफ हुआ तो ये कट ऑफ हो गया नीचे से, और इसकी जगह ये जगह ले ली। फिर इस तरफ से प्लेट मूवमेंट हुआ तो इसकी जगह इस तरह से ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे प्लेट का मूवमेंट होगा, जैसे प्लेट का मूवमेंट होगा तो पुराने वॉल्केनोस कट ऑफ हो जाएंगे नीचे से, क्योंकि नीचे से जो है वो राइजिंग प्लूम खत्म हो गया है और उसकी जगह एक नया वॉल्केनिक आइलैंड ले लेता है। इसी वजह से एक चेन हमें देखने को मिलती है इंट्राप्लेट वॉल्केनोस के अंदर। इंट्राप्लेट वॉल्केनोस में हमेशा आपको एक पूंछड़ी देखने को मिलेगी वॉल्केनोस की। इसका कारण ये है कि ये प्लेट है, प्लेट के नीचे इस तरह से राइजिंग मैग्मा जा रहा है। ठीक है, ये राइजिंग मैग्मा आ रहा है। अब जब इस प्लेट का मूवमेंट हो गया इस तरफ से, मान लो इस तरह से यहाँ वॉल्केनो हो रहा था, ठीक है, प्लेट का मूवमेंट हो गया, ये प्लेट यहाँ शिफ्ट कर गई, तो ये जो पुराना वॉल्केनो है ना वो नीचे से कट ऑफ हो गया और उसकी जगह एक इस तरह के वॉल्केनो ने ले ली। नीचे से इसका कट ऑफ हो गया, अब जो है प्लूम जो है यहाँ पे एक और एक वॉल्केनो बनाएगा। प्लेट जब यहाँ आ जाएगी तो ये प्लूम जो है एक तरीके से यहाँ पे वॉल्केनो बनाएगा। इस तरह से देखो ये 1 2 3 ये चेन बन जाती है, तो इसको कहते हैं इंट्राप्लेट वॉल्केनोस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन अगेन। आपको असर्शन कहता है कि देयर इज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक एनर्जी अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, और इसका रीजन दे रखा है बेनियफ जोन इज अ जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देयर इज अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एनर्जी अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, और रीजन है कि बेनियफ जोन इज अ जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, समय समाप्त होता है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिस्मिक एनर्जी अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, मतलब क्या कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं और उनका ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये बात सही है। जहां पर वॉल्केनो है वहां पर अर्थक्वेक भी है। ठीक है, तो इसलिए सिस्मिक एनर्जी जो है वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पर, इस तरह से। ठीक है, सिस्मिक एनर्जी तो वहां पर होती है। इसका आंसर दे रखा है क्यों होती है, क्योंकि बेनियफ जोन वहां पे बनते हैं और बेनियफ जोन से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलग अलग फोकाई ऑफ अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पे आप देखो, पहले तो आप देखो ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं। कन्वर्ज करने से क्या हो रहा है, सबडक्शन जोन्स बनते हैं। सबडक्शन जोन मतलब जब हैवियर प्लेट नीचे चली जाती है और लाइटर प्लेट ऊपर रह जाती है, तो वो जो जोन होता है वो सबडक्शन जोन होता है। और जहां पर सबडक्शन होता है वहीं पर आपको देखने को मिलेगी वॉल्केनिक एक्टिविटी भी, और वहीं पर आपको अर्थक्वेक भी देखने को मिलता है। तो ये सबडक्शन जोन को टेक्निकली कहा जाता है वडाटी बेनियफ जोन। और यहां पर डेप्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग फोकाई ऑफ अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। जैसे शैलो फोकस अर्थक्वेक जो अराउंड आपको 60-70 किलोमीटर देखने को मिलेंगे, इंटरमीडिएट जो हो गए वो आपके 500-600 तक हो गए, और उसके बाद डीप फोकस अर्थक्वेक हो गए जो अराउंड 1000 किलोमीटर के नीचे तक पाए जाने वाले अर्थक्वेक्स हैं। तो जहां पर दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं वहां पर इस तरह से सबडक्शन जोन्स बनते हैं, और इन सबडक्शन जोन्स पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट जो है 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर? बताइए क्या होगा? कोड्स नीचे दे रखे हैं ABCD, क्या आंसर होगा इसका? ऑलराइट, तो पहले हम देख लेते हैं, समय समाप्त हो चुका है। पहले हम देखते हैं कि भाई स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है। रिजुविनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्शन ऑफ द साइकिल ऑफ इरोशन, तो ये बिल्कुल सही बात है। रिवर रिजुविनेशन क्या होता है? देखो, ये माउंटेन से उतरी रिवर, उतर गई यहाँ पर, लेटरल इरोजन यहाँ पे चालू हो जाएगा, लेटरल इरोजन चालू हो जाता है और यहाँ पे जाने के बाद ये इस तरह से ये डेल्टा बना देती है। ठीक है, इस तरह से डेल्टा बन गया और यहाँ पे ये जो है लेटरल इरोजन भी कम होने लगता है, रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है इस जगह अगर सबसिडेंस हो गया या सबमर्जेंस हो गया, यानी कि ये लैंडफॉर्म जो है वो थोड़ा सा राइज कर गया,
तो क्या होगा, रिवर फिर से ऊपर चढ़ के अपनी स्पीड वापस से ले लेगी, उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगती है। और जब रिवर के मैच्योर स्टेज पे हमें रिवर की वेलोसिटी बड़ी भी देखने को मिलती है और वैली डीपनिंग बढ़ जाती है मेच्योर स्टेज के अंदर, ओल्ड स्टेज के अंदर जब वैली डीपनिंग हमें देखने को मिलती है तो उसको रिजुविनेशन कहा जाता है। और ये एक तरीके से साइकिल ऑफ इरोजन का इंटरप्शन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साइकिल ऑफ इरोजन कहता है कि पहले वैली डीपनिंग, उसके बाद वैली वाइडनिंग, और लास्ट में जाके जो है वो ओल्ड स्टेज आ गई जिसमें पेनिप्लेन वगैरह बनता है। लेकिन अगर ओल्ड स्टेज में वापस से वैली डीपनिंग हो रही है तो साइकिल ऑफ इरोजन का ये इंटरप्शन हो गया। तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल स्टेटमेंट सही लगता है। उसके बाद पेंजिया वाज सराउंडेड बाय द सिंगल वास्ट ओशन पैंथालासा, ये बात बिल्कुल सही है। पेंजिया के चारों तरफ एक सुपर ओशन भी था जिसको पैंथालासा कहा जाता है। ब्रायोस्फीयर जो है ये एक टर्म कई बार यूज किया जाता है कोर ऑफ द अर्थ के लिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कोर ऑफ द अर्थ को ब्रायोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके अलावा टोबा ये एक वॉल्केनिक कैल्डेरा है या क्रेटर है, ठीक है। ये सिचुएटेड है जावा आइलैंड पे, तो ये गलत हो जाएगा, ये जावा पे नहीं है, ये सुमात्रा पे है, ठीक है। ये सुमात्रा पे है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ओनली 4 इज इनकरेक्ट, बाकी सारे सही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे आप देखो कि जावा कहां पर है, ये इंडोनेशिया का मैप आप देख सकते हो। ये सुमात्रा है, ठीक है, ये जावा है। तो इस मैप को फिर यहां से कोरिलेट करो, ये हमारा सुमात्रा है, ठीक है, ये हमारा जावा है। तो यहां पर जो है वो लेक टोबा है, ठीक है। और लेक टोबा के बारे में दे रखा है, ये हमारे नॉर्दर्न सुमात्रा पे मौजूद है, इंडोनेशिया में है। और इट इज एन ऑक्यूपाइंग द कैल्डेरा ऑफ अ सुपर वॉल्केनो, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो जो टोबा कैल्डेरा जो है, टोबा कैल्डेरा लेक जो है वो आपके सुमात्रा में है, और ये इंडोनेशिया का पार्ट है, नॉर्दर्न सुमात्रा में देखने को ये मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से सही क्या है, सही क्या है आपको बताना है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई कॉन्टिनेंट्स और ओशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है द सर्फेस ऑफ अर्थ इज डोमिनेटेड बाय द ओशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा है 70-30 का रेशियो रहता है, मोटा मोटा आप देख लो 70% जो है वो अर्थ पे वाटर है, 30% अराउंड जो है वो अर्थ पे लैंड एरिया है। तो उसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो ऑर्डर ऑफ रिलीफ कैसे कैसे होते हैं। तो देखो लैंडफॉर्म जो है वो हमारे ठीक है कॉन्टिनेंट्स पे भी बनते हैं और ओशन पे भी बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जो है ये अर्थ पे मौजूद जितने भी लैंडफॉर्म्स है उसका एक ब्रॉड डिवीजन है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब बहुत बड़े, बिल्कुल बड़े बड़े से जो है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर में आएंगे उससे थोड़े से छोटे जो इनके ऊपर बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। और फिर आता है थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर जो बेसिकली एंड प्रोडक्ट है, जो आइसोलेटेड है और मतलब कहोगे कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो वो थर्ड ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ के अंदर कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है, और ओशन जो है वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है। प्लेट जितनी भी है हमारी वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ के अंदर आती हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिलीफ कॉन्टिनेंट से क्या क्या बनेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये सब इसी से बनते हैं, ठीक है। इन्हीं में जितनी भी एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं तो उससे ये बनते हैं माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो ये हमारे सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर हो गए। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर ओशन में कौन कौन से होंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशनिक बेसिन्स एंड डीप ओशनिक डीप जितने भी आते हैं, एमएसएल प्लेन, ये हमारे सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर, जो लास्ट वाले जो है इसके अंदर आपके आ गए पीक्स, कोल्स, सर्क्स आ गए। इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज से बनने वाले जो भी लैंडफॉर्म्स होंगे वो आपके थर्ड ऑर्डर रिलीफ के अंदर आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फीचर्स से बनने वाले जो भी लैंडफॉर्म होंगे वो आपके सेकंड ऑर्डर के अंदर आते हैं, मोटा मोटा आप देख लो। और थर्ड ऑर्डर के अंदर इस तरह से देखो, ये फ्लड प्लेन, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, डेल्टा हो गया, डिपोजनल हो गया, ऑक्सबो लेक्स, ये सब हम इरोजनल डिपोजनल एक्टिविटीज से देखते हैं। एलिवल फैन आप देखते हैं डिपोजनल एक्टिविटीज से। और यहाँ पे आप देखो आइलैंड हो गया, कोस्ट लाइन हो गई, शोर लाइन हो गई, एटोल्स हो गए, कोरल रीफ जो हो गए, ये आपके थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर हो गए ओशन के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। लैंडफॉर्म्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। साइज के आधार हिसाब से भी आप देख सकते हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो साइज देख लो कि भाई कॉन्टिनेंट कभी थर्ड नहीं हो सकता। कॉन्टिनेंट्स जो होंगे वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही आएंगे, उससे थोड़े छोटे जो होंगे वो माउंटेन्स होंगे, उससे थोड़े और छोटे जो हो जाएंगे वो डेल्टा हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बताना है फाइंड द इनकरेक्ट मैच, आपको बताना है। कोड्स यहां पे दे रखे हैं ABCD, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनकरेक्ट मैच
ऑलराइट, समय समाप्त होता है और अब हम देखते हैं कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो भाई स्टेप फॉल्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। जब एक ही डायरेक्शन पे इस तरह से यूं एक ही स्लोप एक ही डायरेक्शन पे जब हमें फॉल्ट्स देखने को मिलता है तो स्टेप फॉल्ट स्टेप फॉल्ट होते हैं। नॉर्मल फॉल्ट कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। उसके बाद डेक्स्ट्रल फॉल्ट कहता है, नॉर्मल फॉल्ट अभी देखते हैं। डेक्स्ट्रल फॉल्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट इन द राइटवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स फॉल्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा आंसर, देखो रिवर्स फॉल्ट होता है डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये गलत लग रहा है मुझे। और नॉर्मल फॉल्ट होता है, इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रखा है, मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। नॉर्मल फॉल्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी गलत है, ठीक है। और रिवर्स फॉल्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, इसको हम डायग्राम से समझते हैं तो इसका आंसर वैसे होना चाहिए, जो गलत है इसके अंदर वो बी भी गलत है और डी भी गलत है। तो कोर्स की थोड़ी बहुत गड़बड़ी यहाँ पर है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। स्टेप फॉल्ट जब देखो आप यहाँ पे, जब सेम डायरेक्शन पे जब फॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक ही डायरेक्शन पे आपको देखो ये फॉल्ट देखने को मिलते हैं, तो ये स्टेप फॉल्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फॉल्ट कहलाएगा जब इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ये रॉक खिसक के नीचे की तरफ आ गई तो ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन रिवर्स फॉल्ट वो कहलाएगा जब डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, देखो इस तरह से हैंगिंग वॉल भी ऊपर है, फुट वॉल भी एक ही डायरेक्शन में, तो ये हमारा रिवर्स फॉल्ट कहलाएगा। नॉर्मल मतलब ऑपोजिट के अंदर। उसके बाद लेफ्ट राइट वाले जो होते हैं, डेक्स्ट्रल जो होता है वो राइटवर्ड होता है, यानी कि इस तरह से जब डिस्प्लेसमेंट रॉक्स का राइटवर्ड होता है तो वो डेक्स्ट्रल होता है, जब ये लेफ्टवर्ड होता है तो वो सिनिस्ट्रल होता है। यहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखो नॉर्मल फॉल्ट में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स फॉल्ट मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसलिए दोनों ही ये गलत है। ये बारह को ध्यान रखिए, बाकी ये सही है, ठीक है। और ये वाला भी सही है, डेक्स्ट्रल मतलब राइट, सिनिस्ट्रल मतलब लेफ्ट। ये हमारे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के अंदर आते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, और ये हमारे होते हैं डिप स्लिप फॉल्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 14, which among the following stages of Davis cycle of erosion are characterized by the lateral erosion and valley widening? बताइए। क्या आंसर होगा इसका, बताइए। लेटरल इरोजन एंड वैली वाइडनिंग ये कौन सी स्टेज के अंदर होती है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं, अभी भी मैंने बोला था। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका आंसर होगा बी, मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज के अंदर जो है हमें इस तरह से वैली वाइडनिंग और वैली जो है वो लेटरल इरोजन हमें देखने को मिलता है। वैली डीपनिंग यहाँ पर बंद हो जाती है। तो इरोजन कितने तरह के होते हैं यहाँ पे आप देखो, अगर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, तो रिवर एक तो पीछे की तरफ भी इरोजन करती है जिसको हम हेडवर्ड इरोजन कहते हैं, और इससे रिवर की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। लेंथ में इजाफा जब होगा तो वो हमेशा हेडवर्ड इरोजन कहलाता है, और हेडवर्ड इरोजन हमेशा पीछे की तरफ होता है। रिवर के सोर्स से पीछे की तरफ अगर आप जाओगे तो ये हमारा हो गया हेडवर्ड इरोजन। लेकिन अगर रिवर जब मैदानी इलाके में आ गई है, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है, लोड जो है वो कम हो गया है, तो इस तरह से वो साइडवर्ड इरोजन करती है, ठीक है, वो अपनी चौड़ाई बढ़ाती है, तो वो हमारा हो गया लेटरल इरोजन। और फिर जब यहां पर जाके इस तरह से कोई क्लिफ आ गया या रिजुवनेशन हो गया या कोई एक भारी रिलीफ से नीचे की तरफ जब रिवर आती है, डाउन द हिल जब ये आती है इस तरह से डाउन द हिल, तो फिर ये काटने लगती है जमीन को, इससे वी शेप वैलीज बनती हैं और इसको वर्टिकल इरोजन कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां पर नॉर्मली आप इस तरह से यू शेप वैलीज देखोगे, ये वी शेप वैलीज होती हैं जब वैली डीपनिंग होती है, और ये जो हो गया वो वैली वाइडनिंग में हमेशा यू शेप वैलीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशन इज वेनिंग, रीजन इसका दे रखा है अमेरिकन प्लेट इज कन्वर्जिंग विद द पैसिफिक प्लेट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय समाप्त होता है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन क्या वेनिंग, यानी कि वेनिंग मतलब सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ये बात बिल्कुल सही है, वेनिंग हो रहा है। और रीजन दे रखा है अमेरिकन प्लेट जो है कन्वर्ट करती है पैसिफिक प्लेट से, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। पैसिफिक प्लेट और कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो कन्वर्ट्स कर रही हैं, ऑल वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं लेकिन वो कन्वर्ट्स कर रही है, जिसकी वजह से पैसिफिक का जो साइज है वो कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखो ये प्लेट टेक्टोनिक से मूवमेंट दे रखे हैं, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये हमारी पैसिफिक प्लेट है, ये भी इस तरफ जा रही है वेस्टवर्ड, ये भी इस तरफ वेस्टवर्ड जा रही है, और यहाँ पे देखो इस तरह से कन्वर्जन बाउंड्री
इस तरह से यहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्री बनती है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई पैसिफिक ओशन जो है 0.5 स्क्वायर किलोमीटर की दर से हर साल जो है वो कम हो रहा है, एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। क्यों प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या हो रहा है? क्योंकि ये पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, इस वजह से इसका साइज जो है पैसिफिक का कम हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 16 अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से। अदर्शन रीजनिंग में अदर्शन कहता है कि देर इज अ कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ द सबडक्टेड प्लेट इन अ कन्वर्जन प्लेट मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रीजन इसका दे रखा है टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ओवर द थर्मल कन्वेक्टिव करंट जनरेटेड एट द मेंटल कोर बाउंड्री। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? ए बी सी डी। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका आंसर देखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। देयर इज अ कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ सबडक्टेड प्लेट एट कन्वर्जन प्लेट मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बिल्कुल बात सही है कि जब दो प्लेट, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, जब ये प्लेट इसमें जो है वो सबडक्ट हो रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पूरी प्लेट जो है वो सबडक्ट हो जाती है और ये जाके मैग्मा के अंदर मिल जाती है और ये फिर जाके वापस से कन्वेक्टिव करंट के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है कि रीजन इसका ये कह रहा है कि जो सबडक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये मूव कर रही है थर्मल कन्वेक्टिव करंट की वजह से। तो ये बात भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको डायग्राम से समझते हैं हम। देखो, ये एक ओशनिक प्लेट है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं तो यहाँ पर इस तरह से सबडक्शन जोन्स बन रहे हैं और सबडक्शन जोन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब नीचे से चल रही है कन्वेक्टिव करंट। ठीक है, कन्वेक्टिव करंट चल रही है जो इस प्लेट को और नीचे की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, और नीचे की तरफ फर्दर नीचे डाउन लेके जा रही है। तो यही तो ये कह रहा है कि मेंटल के अंदर, मेंटल कोर बाउंड्री के अंदर जो कन्वेक्टिव करंट चल रही है उसकी वजह से ये जो प्लेट है वो कंप्लीटली सबडक्ट हो जाती है अंदर और जाके ये पार्ट बन जाती है मैग्मा का, एस्थेनोस्फेयर का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ दिस प्लेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, इट इज ऑल ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव करंट जो नीचे से चल रही है और वो उसका मूवमेंट फर्दर इसको सबडक्ट करती है, जिसकी वजह से ये पूरा जो है घटनाक्रम, ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ये दोनों सही हैं, दोनों जो कंसेप्ट हैं आपस में इंटरलिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे आपको और आपको उसको पढ़ना है और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, समय समाप्त होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई ओशनिक ट्रेंचेस जो हैं दे आर लोकेटेड एट द ओशनिक कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। तो ये सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है ये कि ट्रेंचेस जो हैं वो ओशनिक कन्वर्जेंस पे भी बनती हैं और कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस पे भी बनती हैं। इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है कि मिड ओशनिक रिजेस आर लोकेटेड अलोंग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर उसका हो जाएगा सी। इसका आंसर होता है 1 और 2। यहाँ पे आप देखोगे कि देखो पहला स्टेटमेंट क्या था कि भाई ओशनिक ट्रेंचेस जो हैं, ओशनिक ट्रेंचेस यानी कि समुद्री जो खाड़ियां हैं, जो खाड़ियां कहेंगे इसको, जो समुद्री खाड़ियां जो है वो ओशनिक कन्वर्जेंस पे भी देखने को मिल रही है और कॉन्टिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस पे भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से, देखो ये एक ओशनिक प्लेट है, ये एक ओशनिक प्लेट है, ये कन्वर्ज कर रही है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे सबडक्शन जोन्स बनते हैं और ये देखो एक ट्रेंच यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी ओशनिक प्लेट है, यहाँ पर भी ओशनिक प्लेट है, उसके बाद यहाँ पर भी एक ओशनिक प्लेट है और यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये कन्वर्ज कर रही है सबडक्शन जोन्स बनते हैं और यहाँ पर इस तरह से ट्रेंच बन रही है दोनों पर भी। यानी कि चाहे ओशनिक कन्वर्जेंस हो, चाहे ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हो, ट्रेंचेस पे तो दोनों पे देखने को मिलती है। समुद्री ट्रेंचेस जो होती हैं, ओशनिक ट्रेंचेस, दोनों पे ही हमें देखने को मिलती है। तो वो स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा मिड ओशनिक रिजेस जो है वो आपको डाइवर्जेंट प्लेट पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वो ये रही, ये और ये, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ये प्लेट जा रही है, यहाँ पे ये जा रही है और ये हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और यहीं पर ही क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ मैग्मा हो रहा है कन्वेक्टिव करंट का और यहाँ से जो है ये मिड ओशनिक रिजेस जो है इस तरह से ये बन रही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो देखो, इनफ्लो ऑफ मैग्मा, इनफ्लो ऑफ कन्वेक्टिव करंट, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ट्रेंचेस, सबडक्शन जोन, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इवन यहाँ पे जो हमने वो देखा था, नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी हमने देखा था, यहाँ पर
एक बैंड जो है वो नॉर्मल पोलैरिटी का है, दूसरा रिवर्स पोलैरिटी का है, फिर एक नॉर्मल का है और दूसरा रिवर्स पोलैरिटी का है। ये सब कंसेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? वेरी क्लीशे क्वेश्चन, बताइए फटाक से, ये क्वेश्चन किसने दिया है? प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर होगा जेम्स हटन। बिल्कुल, जेम्स हटन ने जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया है और ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 19 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, इस कंसेप्ट का नाम क्या है? बताइए क्या होगा? ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये आप कर ले जाएंगे। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट पीसीएस के अंदर आ चुका है और यूजीसी नेट के अंदर ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट का मतलब क्या है। ऑलराइट, समय समाप्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ठीक है, जब हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म ये कहता है कि जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो वेदरिंग हो, चाहे वो अपलिफ्टमेंट हो, चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, डिपोजिशन हो, लिथिफिकेशन हो, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हो, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो, ये जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं ये अर्थ की उत्पत्ति से लेकर अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, और ये कभी भी रुक नहीं सकते और इनकी इंटेंसिटी जो है वो हर पीरियड के अंदर, हर एरा के अंदर ये चेंज होती रहती है, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होते और इसकी वजह से एक हमें सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म समझते हो? यानी कि कॉन्टिनेंट से माउंटेन्स, माउंटेन्स से डेल्टा, ये एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिनेंट से फिर एकदम से डेल्टा आ गया, ऐसा नहीं होगा भाई। पहले कॉन्टिनेंट्स होंगे, उन पे इरोजन होगा, फोल्डिंग होगी, ठीक है, तो माउंटेन्स बनेंगे, माउंटेन्स में इरोजन होगा तो वैलीज बनेंगी, वैलीज पे फिर क्या होगा? यू शेप वैलीज बनेगी, वी शेप वैलीज बनेगी और लास्ट में जाके डेल्टा बनता है। तो ये सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म कहलाता है, यही यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कह रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आपको इसमें अरेंज करना है साइज ऑफ पार्टिकल्स को ग्रेटर से स्मॉलर में। बताइए क्या होगा आंसर? ABCD, बताइए क्या होगा आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन, आ चुका क्वेश्चन ये। ऑलराइट, समय समाप्त होता है और ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। आपको बताना है साइज ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि बड़े से छोटा आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा सी। पहले आता है डेब्री फ्लो, ठीक है, जिसके अंदर बड़े बड़े ग्रेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है अर्थ फ्लो, जिसके अंदर 80% जो होता है वो मड होता है, एक्सक्यूज मी। और उसके बाद आता है फिर मड फ्लो, जिसमें 90% तक आप पानी, वाटर देख सकते हैं। इसीलिए डेब्री फ्लो, ठीक है, अर्थ फ्लो और मड फ्लो, इस तरह से ये जो होगा साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो एक सेकंड, डेब्री फ्लो, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, यहाँ पे मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो ये बड़ा ग्रेवल हो गया, इससे छोटा और डेब्री हो गया, और बिल्कुल सबसे छोटा जो हो गया वो हो गया आपका मड फ्लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा वाला जो हो गया। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से यहाँ तक जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो साइज ऑफ पार्टिकल तो छोटा हो ही रहा है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन जब यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे तो वाटर कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाटर कंटेंट थोड़ा कम, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो है वाटर कंटेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मड फ्लो पे। जैसा कि मैंने अभी कहा 90% से ज़्यादा यहाँ पर मड फ्लो के अंदर पानी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया सी, इसका जो है वो सही आंसर हो गया है। ठीक है, तो गाइज ये हमने कर लिए है 20 क्वेश्चन, एंड ऑफ पार्ट 1 ये होता है। मोस्ट प्रोबेबली इसका सेकंड पार्ट मैं जरूर लेके आऊंगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, इसको आप ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टा हैंडल है और ये हमारा यूजीसी नेट का एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम 10 यूनिट्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं। वीडियोस होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं और एक तरीके की कम्युनिटी हमने बना रखी है जहाँ पर डाउट्स एंड डिस्कशन चलते रहते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने तो आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन पे डेमो लेक्चर्स दे रखे हैं। अगर आपको इनको इंक्वायरी करनी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस तरह से आप इसको ढूंढ लीजिएगा ये डीपी के साथ। और डेमो लेक्चर इस तरह से डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, देखो अभी डेमो लेक्चर 1, 2 एंड 3 मैंने लगा रखे हैं, आप देखिए, पढ़िए, समझ में आता है तो ज्वाइन करिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं द नेक्स्ट वन।